Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 23rd January 2022 and today's important points for upcoming nursing recruitment exams are: first point, appendix is mostly found in retrocecal position. अपेंडिक्स जो है मुख्य रूप से रेट्रोसिकल पोजीशन में पाया जाता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट्स लेंथ अराउंड 10 सेंटीमीटर्स. ये बॉडी का एक वेस्टिजियस टाइप का ऑर्गन है जिसका कोई एग्जैक्ट फंक्शन नोन नहीं है. नेक्स्ट, मैकबर्नेस पॉइंट, साइट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस इन अपेंडिसाइटिस. अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में जिस जगह पर सबसे ज़्यादा पेशेंट को पेन फील होता है उस पोजीशन को, उस पॉइंट को हम मैकबर्नेस पॉइंट के नाम से जानते हैं. पीरियड ऑफ वायबिलिटी ऑफ ओवम 24 आवर्स आफ्टर रिलीज. जैसे ही ओवम रिलीज होता है उस समय से लेकर पहले 24 घंटे तक ओवम वाइबल माना जाता है. अगर इस दौरान इस ओवम से स्पर्म की मीटिंग हो जाए तो यहाँ पर प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं. स्पर्म का वाइबिलिटी पीरियड अराउंड 24 से 48 आवर्स के बीच होता है. नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्प्यूला. ओवम और स्पर्म की मीटिंग यानी फर्टिलाइजेशन जो है फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में होता है. ये पार्ट फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा और चौड़ा पार्ट माना जाता है. इसकी चौड़ाई लगभग 5 mm और इसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास मानी जाती है. फैलोपियन ट्यूब की कुल लंबाई 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है. नेक्स्ट, फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट्स नॉर्मली पोस्टीरियर वॉल ऑफ फंडस ऑफ यूट्रस. याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है. अगर आपसे ये पूछा जाए कि एग्जैक्टली फर्टिलाइज्ड जो ओवम है वो किस जगह पर नॉर्मली इम्प्लांट होता है यूट्रस में, तो आप बताएंगे यूट्रस का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे आप फंडस कहते हैं, इस फंडस में पोस्टीरियर पार्ट में जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो इम्प्लांट होता है. याद रखिएगा, पोस्टीरियर वॉल ऑफ फंडस ऑफ यूट्रस इज अ नॉर्मल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन फॉर अ फर्टिलाइज्ड ओवम. Next point, oogenesis, process of development of mature ovum. एक मैच्योर ओवम के डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस oogenesis कहलाता है. नेक्स्ट, सेप्टिक एबॉर्शन, abortion related with clinical manifestation of infection of the uterus and its contents. यूट्रस या इसके कंटेंट्स में इन्फेक्शन के कारण यदि एबॉर्शन हो जाए तो इसे आप सेप्टिक एबॉर्शन के नाम से जानते हैं. सिंपली आप याद रखिएगा कि इन्फेक्शन के कारण होने वाला एबॉर्शन सेप्टिक एबॉर्शन कहलाता है. अबाउट 3% लाइव बॉर्न बेबीज हैव मेजर बर्थ डिफेक्ट. कुल 100 में से 3 बच्चे या पूरे जितने भी लाइव बॉर्न बेबीज जन्म लेते हैं उनमें से कुल 3% बच्चे मेजर बर्थ डिफेक्ट के साथ बॉर्न होते हैं. नेक्स्ट, प्रेगनेंसी के दौरान एक वुमेन को 300 किलो कैलोरी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए होती है और वुमेन जब लैक्टेशनल पीरियड में होती है यानी बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है
तब वुमेन को अराउंड 500 किलो कैलोरी उसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा चाहिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इवटोशिया। इवटोशिया शब्द का मतलब होता है नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर इज अ इवटोशिया। अब हम कुछ कॉमन एब्रीवेशन जो कि प्रिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें जानते हैं, और इसे प्रीवियस एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। प्रिस्क्रिप्शन में यदि P.O लिखा मिले तो इसका मतलब होता है पर ओरल, यानी हमें ये मेडिसिन ओरली देनी है। PR का मतलब होता है पर रेक्टम, यानी रेक्टम रूट के द्वारा। OD शब्द का मतलब होता है राइट आई में। अगर किसी आई ड्रॉप के सामने अगर OD आपको लिखा मिलता है तो इसका मतलब है कि इस मेडिसिन को आपको पेशेंट की राइट आई में इंस्टिल करना है। और अगर OS लिखा मिलता है तो इसका मतलब है कि इसे आप लेफ्ट आई में इंस्टिल करेंगे। और अगर किसी आई ड्रॉप को आपको दोनों ही आईज में इंस्टिल करना है तो उसके सामने आपको OU लिखा मिलेगा। OU मीन्स बोथ आईज। इसे प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट आता है IT। इट मीन्स इंट्राथिकल रूट। नेक्स्ट, Braden score 9 or less indicate there is high chances of development of bed sores। ब्रैडन स्कोर का इस्तेमाल हम किसी भी पेशेंट में बेड सोर्स होने की संभावना कितनी है इसे पता करने के लिए करवाते हैं। ब्रैडन स्कोर यदि 9 या इससे कम आता है तो इसका मतलब है पेशेंट में बेड सोर्स या प्रेशर अल्सर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ब्रैडन स्कोर में मैक्सिमम स्कोर 23 होता है। अगर किसी पेशेंट को 23 स्कोर मिलता है तो वहाँ पर बेड सोर होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। और अगर मिनिमम स्कोर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 6। नेक्स्ट, अ वीक थ्रेडी पल्स विथ सिग्निफिकेंट हाइपोटेंशन में सजेस्ट सर्कुलेटरी फेलियर। अगर किसी पेशेंट में पल्स का असेसमेंट करने पर आपको वीक थ्रेडी पल्स मिले, कमज़ोर और दबी हुई पल्स मिले, और पेशेंट में ब्लड प्रेशर भी कम हो, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट में सर्कुलेटरी फेलियर डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट, एयर शुड बी कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम IV set tubing needle before inserting it in vein to prevent air embolism। जब भी किसी पेशेंट में आप IV लाइन कनेक्ट करने जा रहे हों तो उससे पहले उस IV लाइन और निडल में मौजूद सारी एयर को आपको रिमूव करना चाहिए, अदरवाइज ये एयर पेशेंट में एम्बोलिज्म का कारण बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी हेल्थ केयर। इट इज फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड हेल्थ सिस्टम। किसी इंडिविजुअल या किसी पर्सन के द्वारा सबसे पहले हेल्थ सिस्टम से कांटेक्ट में आना प्राइमरी हेल्थ केयर द्वारा डिनोट किया जाता है। इट इज़ डिलीवर्ड बाय द PSC एंड सब सेंटर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी हेल्थ केयर को कौन डिलीवर करते हैं तो आप बताएंगे सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ये दोनों प्राइमरी हेल्थ केयर को डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। Most common cause of maternal mortality in India is obstetric hemorrhage, mostly PPH। इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है।
भारत में मैटरनल मॉर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन का डिलीवरी के समय ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होने वाले हैमरेज की वजह से सबसे ज़्यादा मैटरनल मॉर्टिलिटी देखी जाती है। और अगर इसमें भी स्पेसिफिक पूछा जाए तो आप बताएंगे पीपीएच। पीपीएच का मतलब है पोस्ट पार्टम हैमरेज। डिलीवरी के बाद अगर वुमेन में 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो ये कंडीशन पोस्ट पार्टम हैमरेज के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा इन्फेक्शन, एक्लैम्शिया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, अनसेफ एबॉर्शन, ये भी कुछ कॉमन कॉज हैं जो कि मैटरनल मॉर्टिलिटी के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। एक्लैम्शिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को हाई बीपी, प्रोटीनयूरिया, एडिमा और कन्वल्जन जैसी सिचुएशन को फेस करना होता है। नेक्स्ट, अगर किसी क्लाइंट के प्रेस्क्रिप्शन पर एडी लिखा है तो इसका मतलब है कि हमें इस मेडिसिन को पेशेंट के राइट ईयर में इंस्टिल करना है। अगर ओडी लिखा होता तो वहाँ पर हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि राइट आई के अंदर हमें इंस्टिल करनी थी, और एडी लिखा है इसका मतलब है राइट ईयर में इंस्टिल करना है। ए एस का मतलब होता है लेफ्ट ईयर में इंस्टिल करना है, और ए यू का मतलब है दोनों ईयर्स के अंदर इस ड्रॉप को इंस्टिल करना है, इस मेडिसिन को लगाना है। नेक्स्ट, पर जीटी का मतलब होता है थ्रू गैस्ट्रोटॉमी ट्यूब। इस मेडिसिन को गैस्ट्रोस्टॉमी ट्यूब के द्वारा क्लाइंट में डिलीवर करना है। बीयूसी, बीयूसी बेसिकली बकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बकल का मतलब होता है कि पेशेंट के माउथ के अंदर गाल की साइड यानी चीक की तरफ किसी मेडिसिन को पेशेंट के चीक एरिया पर डिलीवर करना बीयूसी द्वारा डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आता है एसएल। एसएल शब्द का मतलब होता है कि सबलिंगुअल रूट से मेडिसिन डिलीवर करना है। सबलिंगुअल रूट का मतलब है पेशेंट को मेडिसिन टंग के नीचे पुट करनी है, जीभ के नीचे मेडिसिन को रखना है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट के समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट को हो रहे सीवियर चेस्ट पेन को ट्रीट करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन सबलिंगुअल रूट द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट, इंसुलिन थेरेपी कॉम्प्लिकेशन। इंसुलिन थेरेपी का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसे हम डिस्कस करते हैं। हम सभी जानते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स में इंसुलिन थेरेपी का इस्तेमाल एज अ ट्रीटमेंट किया जाता है, और आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए तो आप बताएंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी जिसे आप इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से जानते हैं, उसमें इंसुलिन ही ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन थेरेपी पर रहे मरीजों में दो प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं। पहला है सोमोगाई इफेक्ट और दूसरा होता है डॉन फिनोमिना। सबसे पहले बात करेंगे सोमोगाई इफेक्ट की। सोमोगाई इफेक्ट में इंसुलिन टेकन एट नाइट, midnight hypoglycemia occurs, body correct this, morning hyperglycemia found। देखिए, पेशेंट ने रात को सोते समय इंसुलिन लिया। इस इंसुलिन की इफेक्ट के कारण लेट नाइट यानी अराउंड 2 से 3 बजे के आसपास पेशेंट की बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी शुगर लेवल बहुत कम होने लगता है। पेशेंट इस समय सो रहा है, पेशेंट को पता भी नहीं है, और उसकी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। पेशेंट की बॉडी इसे एक खतरे के रूप में मानती है, और अब
बॉडी द्वारा कुछ हॉर्मोन्स का लगातार सिक्रेशन किया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है। पेशेंट ने, एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं, पेशेंट ने सोते समय इंसुलिन लिया और पेशेंट सो गया। इस इंसुलिन के प्रभाव के कारण रात को 2 से 3 बजे के आसपास पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। पेशेंट की बॉडी ने इसे एक खतरे के रूप में माना और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे हार्मोन्स का सिक्रीशन करना शुरू कर दिया। इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स का काम है ब्लड शुगर को बढ़ाना। तो पेशेंट जब सुबह उठकर ब्लड शुगर चेक करता है तो उसे नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ शुगर लेवल मिलता है। यही कंडीशन सोमोगाई इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। और इस सिचुएशन के ट्रीटमेंट के लिए हम इंसुलिन की जो डोज है रात की उसे कम कर देते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे सोमोगाई इफेक्ट क्या है। प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार अलग अलग तरह से पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉन फिनोमिना की। ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन डोज पेशेंट हैव हाइपरग्लाइसीमिया इन द मॉर्निंग। पेशेंट ने रात को सोते समय इंसुलिन लिया, लेकिन पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से ये पर्याप्त इंसुलिन नहीं था और इस इंसुलिन की कमी के कारण रात से ही पेशेंट के शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। जो मॉर्निंग की बिफोर ब्रेकफास्ट शुगर करने से पहले बिफोर ब्रेकफास्ट के समय की गई शुगर में शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है। इसे हम डॉन फिनोमिना के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समराइज करते हैं। पेशेंट ने रात को सोते समय इंसुलिन की डोज ली, लेकिन ये इंसुलिन पेशेंट की आवश्यकता के अनुरूप नहीं था, ज़रूरत से कम था। तो इस वजह से पेशेंट की बॉडी में रात से ही ग्लूकोज का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और सुबह जब पेशेंट ब्लड शुगर लेवल चेक करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल मिलता है। यही फिनोमिना डॉन फिनोमिना के नाम से जाना जाता है और इसके ट्रीटमेंट में हम इंसुलिन की डोज को इंक्रीज कर देते हैं, डोज को बढ़ा देते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे कि इंसुलिन के दो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, सोमोगायरी इफेक्ट एंड डॉन फिनोमिना। सोमोगायरी इफेक्ट के अंदर पेशेंट को जो इंसुलिन दिया जा रहा होता है इसकी हाई डोज होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को रात को ही हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है और फिर बॉडी इसे स्ट्रेस के रूप में लेकर बॉडी के अपने शुगर लेवल को बढ़ा देती है। और डॉन फिनोमिना में इंसुलिन का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर सुबह बढ़ा हुआ मिलता है। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, ट्रेकियोस्टोमी, an incision in trachea for long term artificial management of breathing। याद रखिएगा, अगर किसी क्लाइंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसमें एमरजेंसी के रूप में हम ट्रेकिया के अंदर एक इंसिजन या ओपनिंग बना देते हैं और इसके द्वारा पेशेंट रेस्पिरेशन ले पाता है, ब्रीथ कर पाता है। इस आर्टिफिशियल ओपनिंग को ही हम ट्रेकियोस्टोमी के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, एमरजेंसी एयरवे को मैनेज करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें पहला आता है एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाना और दूसरा आता है ट्रेकियोस्टोमी करना। एंडोट्रेकियल ट्यूब उन पेशेंट्स में प्रीफर किया जाता है जिनमें कुछ कम समय के लिए आपको एयरवे मैनेज करना हो, और ट्रेकियोस्टोमी परमानेंट भी हो सकती है या लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट में इस्तेमाल की जाती है। कोलोस्टोमी, एन आर्टिफिशियल ओपनिंग इन कोलोन फॉर डाइवर्टिंग वेस्ट थ्रू अ होल इन द कोलोन थ्रू द एब्डोमिनल वेन। कोलोस्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट की इंटेस्टाइन में एक होल बना दिया जाता है और इसी होल से पेशेंट के वेस्ट को डायरेक्टली बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। कोलोस्टोमी कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन अगर मेजरली आप देखें तो दो प्रकार की कोलोस्टोमी मुख्य रूप से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। कोलोस्टोमी को अगर
लार्ज इंटेस्टाइन के असेंडिंग पार्ट में शुरुआती हिस्से में बनाया जाता है, तो इसे आप वेट कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं और ये थोड़े छोटे समय के लिए, कुछ दिनों के लिए हो सकती है। अगर आपको किसी पेशेंट में परमानेंट कोलोस्टोमी बनानी है या बहुत लंबे समय तक पेशेंट में स्टूल को इंटेस्टाइन द्वारा इसी रूट से बाहर निकालना है, तो इसके लिए आप पेशेंट के सिग्मोइड वाले एरिया के अंदर कोलोस्टोमी बनाएंगे और ये ड्राई कोलोस्टोमी के नाम से जानी जाती है। ये परमानेंट कोलोस्टोमी के रूप में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, thoracentesis. Thoracentesis is removal of fluid from pleural space. प्लूरल स्पेस का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा लंग्स हैं और इस लंग्स के चारों तरफ चेस्ट वॉल है, इस चेस्ट वॉल के अंदर लंग्स पाए जाते हैं। इन दोनों लेयर्स के बीच में एबनॉर्मली फ्लूइड या एयर का फिल हो जाना इफ्यूजन कहलाता है और इस एबनॉर्मली कलेक्टेड एयर या फ्लूइड को निडल द्वारा एस्पायरेट करके यहाँ से बाहर निकालना थोरासेंटेसिस प्रोसीजर कहलाता है। याद रखिएगा, लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच के स्पेस को हम प्लूरल स्पेस कहते हैं और अगर इस स्पेस में ब्लड, एयर, पस किसी भी रूप में एबनॉर्मली कलेक्ट हो जाती है तो इस प्रोसीजर को निकालने के लिए निडल डालकर उसे विड्रॉ करते हैं। यही प्रोसीजर थोरासेंटेसिस कहलाता है। होपफुली दिस इज क्लियर। कुछ और इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं। NEB, इसका मतलब होता है नेब्यूलाइजर। पेशेंट में हो रहे रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम नेब्यूलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। नेब्यूलाइजर के द्वारा हम पेशेंट को रेस्पिरेटरी डायलेटर्स का इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे उसका एयरवे डायलेट हो जाता है और पेशेंट को रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिफ़िकल्टी से रिलीफ मिलता है। TOP, टॉप का फुल फॉर्म होता है टॉपिकल रूट से दी जाने वाली मेडिसिन्स। VAG एब्रीविएशन वेजाइना को डिनोट करती है, रिलेटेड टू वेजाइना। IM यानी इंट्रामस्क्यूलर। इंट्रामस्क्यूलर एक इंजेक्शन का टाइप है जो कि डीप मसल्स के अंदर दिया जाता है। इसे लगाने के लिए आप 90 डिग्री एंगल का इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट की बॉडी स्किन में 90 डिग्री एंगल से डीपली निडल को इंसर्ट करके मेडिसिन डिलीवर करना इंट्रामस्क्यूलर मेथड कहलाता है। सबक्यूटेनियस रूट से भी हम एडमिनिस्टर करते हैं इंजेक्शंस को और इसमें जो एंगल होता है वो 45 डिग्रीज का होता है। इंट्रावीनस रूट से भी हम मेडिसिन डिलीवर करते हैं जो कि डायरेक्टली वेसल्स के अंदर होती हैं। याद रखिएगा, हमारी जो बॉडी सरफेस पर पाए जाने वाली ब्लड वेसल्स हैं जिनमें आप मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं, IV रूट से कनेक्ट करते हैं, वो सभी वेन्स होती हैं और जो आर्टरीज होती हैं वो डीपली सिचुएटेड होती हैं। इंट्रावीनस रूट से हम मेडिसिन डिलीवर करने के लिए 30 डिग्री का एंगल बनाकर निडल इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट से मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए हम 50 डिग्री के एंगल से निडल को इंसर्ट करते हैं। मोस्टली ड्रग रिएक्शंस के असेसमेंट के लिए, एलर्जी के असेसमेंट के लिए इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है और यदि आप जानना चाहें तो BCG वैक्सीन भी इसी रूट से लगाया जाता है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी मीन्स डिजीज रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ बॉडी। इम्यूनिटी का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता। किसी डिजीज से लड़ने की हमारी क्षमता कितनी है, ये इम्यूनिटी कहलाता है। नेक्स्ट, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन मीन्स पेन इन लोअर एक्सट्रीमिटी वाइल वॉकिंग दैट रिलीव्ड विथ रेस्ट। जब कोई पर्सन चलता है या फिजिकल एक्सर्शन करता है तो उसके लेग्स के अंदर, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर पेन होता है। इस पेन को आप इंटरमिटेंट क्लाउडिफिकेशन के नाम से जानते हैं और
ये पेन पेशेंट के रेस्ट करने के साथ ही रिलीव हो जाता है। बेसिकली इसमें कारण ये है कि पेशेंट की जो ब्लड वेसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाती हैं। पेशेंट जब चलता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, लेकिन इन ब्लड वेसल्स की नैरोनेस के कारण पर्याप्त मात्रा में ब्लड वहां तक पहुंच नहीं पाता और पेशेंट को चलते समय दर्द फील होता है, जो कि रेस्ट के साथ रिलीव हो जाता है। नेक्स्ट, हेमेटेमेसिस की फीचर ऑफ पेप्टिक अल्सर। अगर किसी पेशेंट में पेप्टिक अल्सर हैं, पेप्टिक अल्सर का मतलब है कि पेशेंट के स्टमक और ड्यूडेनम वाले एरिया में कहीं पर घाव बने हैं, अल्सर्स बने हैं, तो ये पेप्टिक अल्सर कहलाते हैं। पेप्टिक अल्सर कंडीशन में हेमेटेमेसिस एक इम्पॉर्टेंट फीचर के रूप में देखा जाता है। हेमेटेमेसिस का मतलब होता है ब्लड इन वॉमिटिस। पेशेंट की वॉमिटिंग में ब्लड की प्रेजेंस हेमेटेमेसिस कहलाती है। नेक्स्ट, in most developing countries like India, cervical cancer is most common cancer in females. जो देश अभी डेवलप हो रहे हैं यानी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि भारत, ऐसे देशों में फीमेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट, डायबिटीज़ मेलाइटिस में 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे जाते हैं जिन्हें आप 3P से डिनोट करते हैं। पहला है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया का मतलब है बहुत ज़्यादा यूरिन पास करना, पॉलीडिप्सिया का मतलब है बहुत ज़्यादा प्यास लगना, थ्रस्ट लगना, और पॉलीफेजिया का मतलब है बहुत ज़्यादा भूख लगना। होपफुली दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।